ये जितने भी फुटबॉल क्लब्स हैं ये इन फुटबॉल प्लेयर्स को किस तरह से अकाउंट फॉर करते हैं, इनकी अकाउंटिंग किस तरह होती है। तो देखें, फुटबॉल प्लेयर्स को जब खरीदा जाता है तो बेसिकली उस प्लेयर को नहीं खरीदा जाता, उस प्लेयर के राइट्स को खरीदा जाता है कि ये 3 साल 5 साल हमारे इस क्लब से खेलेंगे। अब ये एक इनटेंजिबल एसेट है, जिस तरह ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, लाइसेंसेस, पेटेंट्स, ये चीज़ें होती हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इस तरह राइट्स की भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये एक इनटेंजिबल एसेट है और इसको डील करेगा IAS 38 इनटेंजिबल एसेट्स। जब भी एक प्लेयर को खरीदा जाता है, जो पैसे उस प्लेयर के लिए दिए जाते हैं उस अमाउंट को एसेट रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, फिर उसको एमोर्टाइज किया जाता है ओवर द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एमोर्टाइज बेसिकली एमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन सेम ही चीज़ है, मगर नॉन करंट एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन होती है और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए एमोर्टाइजेशन होती है। बेसिकली इट्स द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट टर्म होता है उस पीरियड पे उस अमाउंट को एमोर्टाइज किया जाता है और एट द एंड ऑफ द पीरियड जब भी उस प्लेयर को सेल ऑफ कर दिया जाता है तो जो भी सेल प्रोसीड्स आती हैं, जिन पैसों का उस प्लेयर को बेचा जाता है, उससे माइनस की जाती है कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू वही वैल्यू जिस वैल्यू पे वो हमारे बुक्स में रिकॉर्डेड है, उससे जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। इसमें एक मसला ये आ जाता कि कुछ क्लब इसको एज इन्वेंट्री ट्रीट करते थे कि हमारे तो प्लेयर्स हम खरीदते हैं बेचते हैं तो इसको हम एज इन्वेंट्री ट्रीट करेंगे और जब हम प्लेयर को बेचेंगे तो उसका जो सेल प्रोसीड्स आएगी उसको हम एज रेवेन्यू ट्रीट करेंगे। मगर नहीं, इसको एज इंटेंजिबल एसेट्स ट्रीट किया जाता है और इसके जो प्रोसीड्स आते हैं उससे कैरिंग वैल्यू माइनस होगी, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको अकाउंट फॉर किया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में।